लिम्फ नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर लिम्फ नोड की ये पिक्चर पे पहले हम गौर करेंगे। पिक्चर देखने से आपको ये आइडिया होगा कि इसके कौन से डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कि लिम्फ नोड है क्या। अब पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, आपको डॉक्टर मदिया ने पहला लेक्चर लिया था, उसमें उन्होंने सेंट्रल और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स बताए होंगे। सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स थाइमस और बोन मैरो होते हैं, और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सल्स होते हैं। ठीक है, ये बात पूछी जाती है वाइवा में भी, और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, इसको आपको पता होना चाहिए। और लिम्फ नोड्स कहाँ पर पड़ी होती हैं? दे लोकेट्स इन द पाथवे ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन। जब आपने सीवीएस पढ़ा था तो सीवीएस के अंदर एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और एक लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो लिम्फ नोड्स कहाँ पे पड़ी होंगी? इन द पाथवे ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन। अब आप देखिए कि ये आपके पास लिम्फ नोड की पिक्चर है। इसके अंदर बाहर देखिए द आउटर मोस्ट इज द कैप्सूल। कैप्सूल जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है उसने इसको कवर किया हुआ होता है, हर तरफ से ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से कवर है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखिए कि इस कैप्सूल से सेप्टा अराइज हो रही हैं जो इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। इन सेप्टास को यहाँ पर नाम दिया गया है ट्रेबेकुली का। पहली पॉइंट क्या है कि इट इज कवर्ड बाय द कैप्सूल। फ्रॉम द कैप्सूल the septus arises which goes towards the interior of the lymph node and these septas are called the trabeculae. थर्ड चीज जो आपने देखनी है वो देखनी है कि ये एक कॉन्वेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है, इसका कॉन्वेक्स कॉन्ट्यूर है, लेकिन एक तरफ से इंडेंटेशन आई हुई है, इसमें एक डेंट सा पड़ा हुआ है। इस डेंट को कहते हैं हाइलम। हाइलम वो जगह होती है जहां से स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स और एक लिम्फ वेसल आ और जा रही होती हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर हाइलम के अंदर आ रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर हाइलम से बाहर निकल रहा है। अब आपके पास इसके बाद आपको बताया गया कि आपके पास दो लिम्फ वेसल्स होंगी, एक इफरेंट होंगी, एक एफरेंट होंगी। एफरेंट डेफिनेटली वो वाली वेसल होती है विच ब्रिंग्स समथिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। तो ये वाली जो वेसल्स आपको आउटसाइड पे नजर आ रही हैं, ये वाली वेसल्स विच पियर्स द कैप्सूल एट इट्स कॉन्वेक्सिटी, these are called the afferent lymph vessels, and the vessel which is coming out of the hilum, it is called the efferent lymph vessel. So lymph node has both type of lymph vessels, the afferent and the efferent. आपके बाकी जितने भी lymphoid organs हैं, ये बड़ा important MCQ है, जितने भी important lymphoid organs हैं उनमें से सिर्फ lymph node ऐसा organ है जिसमें दोनों afferent और efferent lymph vessels होती हैं। आप इसमें अगर गौर से देखो तो आपको एरोस भी नजर आ सकते हैं कि एफ्रंट लिम्फ वेसल में एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लिम्फ नोड है और इफ्रंट में अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमने देखनी होगी वो इसका पैरेन्काइमा देखना होगा। जब मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक जो स्ट्रक्चर होता है उसका पैरेन्काइमा होता है और फिर एक स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा उसका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो यहाँ पर कैप्सूल बना रहा है और अंदर वाला स्ट्रोमा रेटिकुलर फाइबर्स बनाएंगे, और पैरेन्काइमा इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन। तो फंक्शनल पार्ट किन दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है? कॉर्टेक्स और मेडुला में। यही चीज मैं नेक्स्ट पिक्चर में रिपीट करूंगी। अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये पिक्चर दोबारा मैं रिपीट करूंगी बेहतर पिक्चर के साथ। अभी यहाँ से आपको आउटलाइन मिल गई है कि इट हैज अ कैप्सूल। फ्रॉम द कैप्सूल septa arises which are called the trabeculae. Afferent and efferent lymph vessels are present. On one side it has the indentation which is called the hilum, and it has the parenchyma that is the functional part of the lymph node, and this parenchyma is divided into two parts, the outer cortex, inner medulla. This is the cortex portion of the parenchyma and this is the medulla. अंदर वाले पोर्शन को मेडुला कहा गया, दिस इज द मेडुला, और जो बाहर वाली डिवीजन हमने की है स्ट्रक्चर की उसको नाम हमने दिया है कॉर्टेक्स। आगे चल के हम इस कॉर्टेक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कि कौन कौन से सेल्स लिम्फ नोड में पड़े हो सकते हैं, ये एक वाइवा क्वेश्चन होता है और ये एक एमसीक्यू भी हो सकता है। तो इसमें जो आपके पास सेल्स पड़े होते हैं सबसे ज्यादा बी और टी लिम्फोसाइट ऑफ ऑल टाइप्स होंगे। फिर बी लिम्फोसाइट आपको पता है जब माइटोटिकली डिवाइड होता है तो आपको प्लाज्मा सेल देता है, तो प्लाज्मा सेल भी पड़े होंगे। फिर जहाँ कहीं भी आपके पास ऐसे साइनसिस हो जो जैसे आपके पास कैपिलरीज थी, साइनोसॉइडल कैपिलरीज, तो उनकी वॉल में एंडोथेलियल सेल भी थे और मैक्रोफेजेस भी थे। बिल्कुल इसी तरह लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ साइनसिस होते हैं
बड़ी बड़ी डायलेटेड वेसल्स होती हैं और वो वेसल्स को दो सेल लाइन करते हैं, एंडोथेलियल और मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसलिए होते हैं कि इन्होंने जो भी एंटीजन फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया होगा उसको एनगल्फ करना होगा, और इसके साथ साथ इनके अंदर फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल होती हैं। फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल, अगर आप अपने प्रीवियस नॉलेज पे जाओ तो दे बिलोंग टू द मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम। मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम का क्या मतलब है कि मोनोसाइट ब्लड में होता है और वहां से ये बॉडी के जिस किसी भी टिश्यू में जाना शुरू हो जाए, ये अपना नाम चेंज कर लेता है लेकिन काम वहां पर सेम करता है, और वो होता है फेगोसाइटोसिस। जैसे कि लंग्स में इसका नाम डस्ट सेल है, याद आया आपको? बोन के अंदर इसका नाम ऑस्टियोक्लास्ट है। तो लिम्फ नोड के अंदर इसका नाम फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल है। इस सेल का काम भी फेगोसाइटोसिस करना है, एंटीजन को प्रोसेस करना है। अगर एंटीजन को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो ये एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है टू बी और टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सेल्स हो गए बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ऑफ ऑल टाइप्स, प्लाज्मा सेल्स, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस, और इसके अलावा और भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो सकती हैं। लेकिन ऊपर वाले चार इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने याद रखना है और हमने लिम्फ नोड में देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, द फ्रेमवर्क ऑफ द लिम्फ नोड इज मेड अप ऑफ द रेटिकुलर फाइबर्स एंड सेल्स। अब इसका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स बनाती हैं। अगर आप अपने चैप्टर कनेक्टिव टिश्यू पर जाओ तो वहां से आपको याद आ जाएगा कि रेटिकुलर फाइबर्स जब हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ाया था कि रेटिकुलर फाइबर्स लिम्फ नोड में होती हैं, लिवर में होती हैं, स्प्लीन में होती हैं, इनका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती हैं। जी, अब ये पिक्चर देखिए। अब इस पिक्चर को आपने बहुत डिटेल से देखना है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बता रही है। और ये इम्यून ऑर्गन्स के अंदर आपको ना सिर्फ इनके बारे में लिखना आता है, ड्रॉ करना आता है, बल्कि आपको एक इम्यून ऑर्गन का कंपैरिजन दूसरे इम्यून ऑर्गन के साथ भी करना होता है। और वो आप उसी सूरत में कर सकते हो जब आपने हर इम्यून ऑर्गन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जेन में रखा होगा। नो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? द convex contour of the lymph node and it is bean shaped. Number 2, it is covered by the capsule all around. From all its sides, it is covered by the capsule. Capsule is complete. Now, next point is it has the afferent lymph vessels. Afferent, which bringing the lymph towards the lymph node. These are the afferent lymph vessels. How many they are? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 afferent lymph vessels. They pierce the lymph node and its convexity. They pierce the capsule of the lymph node. They pierce the capsule of the lymph node. Now these are the afferent lymph vessels. These afferent lymph vessels, what do they have? They have the valves. Now look at this structure. This is the valve. Now you should know what is the function of the valve. Valve ensure the unidirectional flow of lymph. This valve ensure the unidirectional flow of the lymph. So lymph will enter into the lymph node through these afferent lymph vessels. Next point I have told you is that this lymph node is indented from one side due to the presence of hilum. Now this hilum has three things with it. Now one is the efferent lymph vessel. It is bringing the lymph out of the lymph node. It also have the valve. It means the valves which are present in the afferent lymph vessel and efferent lymph vessel, they ensure the unidirectional flow of the lymph through the lymph node. That lymph will enter through the afferent lymph vessel and it will come out through the efferent lymph vessel. It is the only organ which have both afferent and efferent lymph vessels. Next structure is artery. The artery is going into the lymph node through the hilum. Next is the vein. Vein is coming out of the hilum. So two things are coming out. One is efferent lymph vessel and other is the vein, while artery is going into the lymph node. Now, I have told you that parenchyma, the functional part of the lymph node, is divided into two parts. The outer is called the cortex, and this inner is called the medulla. This inner is called the medulla, and this outer is called the cortex. And I have told you that the cortex will be divided into two parts. Now, see, this is the outer cortex. This is the outer cortex and this is the inner cortex.
Now tell me what is present in the outer cortex which is not present in the inner cortex. Please look, everybody should look here. The outer cortex, it has the lymphatic nodules, while these lymphatic nodules are not present in the inner cortex. Now these lymphatic nodules which are present in the outer cortex, this is the characteristic feature of the outer cortex of the lymph node, and due to the presence of these lymphatic nodules, this outer part of the cortex is also called the nodular cortex. Nodular cortex. So, where lymphatic nodules are present in lymph node? This is the MCQ. The lymphatic nodules are present in the outer cortex, or you can say they are present in the nodular cortex. Presence of these lymphatic nodules make it nodular, and these lymphatic nodules are secondary. They have the germinal center inside, as they have been exposed to antigen all the time. So the germinal center is present inside. Here B lymphocytes continuously mitotically dividing and producing the plasma cells and memory B cells against that antigen to which they have been exposed. So this is clear that we have the cortex which is divided into two parts. The outer is called the nodular cortex because of the presence of these lymphatic nodules. And the inner cortex, what is the name of inner cortex? Find out, try to find out. Yes, it is here. So the inner cortex is called the paracortex. The paracortex is very important. Most of the time you are told to write down about the paracortex of the lymph node. The paracortex of the lymph node is called the thymus dependent area. You will get the MCQ. Name the thymus dependent area of the lymph node, and what you will answer? It is the paracortex. The paracortex, why it is called thymus dependent area? Keep this question to your mind. I will tell you in the next slide why this paracortex is called the thymus dependent area. Now these lymphatic nodules, they are always made up of which type of lymphocytes? B lymphocytes. Always remember this thing. So B lymphocytes are present in the lymphatic nodule in the nodular cortex. Then you have the paracortex, which is the thymus dependent area, and which cell get mature and become immunocompetent in the thymus? T lymphocytes. Very good. T lymphocytes. In thymus, T lymphocytes become immunocompetent. From the thymus, through the blood circulation, the T lymphocytes will come and they will stay in the paracortex of the lymph node. So this paracortex is called the thymus dependent area because it receives the T lymphocyte from the thymus. So T lymphocyte area is in the lymph node is paracortex. And in the medulla, the medullary cords are present. These are the medullary cords. These are the medullary cords. Medulla contain the medullary cords. And these cords are made up of the B lymphocytes and plasma cells. So I repeat, B lymphocytes are present in the lymphatic nodule in the nodular cortex, as lymphatic nodules always have the B lymphocytes. Paracortex has the T lymphocytes. T for toy. They have the T lymphocytes, and T lymphocytes are coming from the thymus. And then you have the medulla. It contains the medullary cords, and these medullary cords contain the B lymphocytes, and B lymphocytes, when mitotically divide, they produce the plasma cells. So these medullary cords contain the B lymphocytes and plasma cells. Now another thing is which you should look is that the lymph will enter through the afferent lymph vessel and will come out through the efferent lymph vessel. Now where it will move and how it will move through the lymph, mass of the lymph node. The lymph will enter through the afferent lymph vessel and it will come out through the efferent lymph vessel. There are three dilated vessels, lymph vessels are present within the lymph node, and we have given them the name of sinus. Remember, you have the continuous capillaries, fenestrated capillaries, and sinusoidal capillaries. Similarly, here you have the sinusoidal lymph capillary, and it has the same properties as that of the blood sinusoidal capillaries. It means their basal lamina is not continuous, endothelial cells are not adherent with each other, they are present at distance from each other, and macrophages are present in the walls of these sinusoids. So if somebody asked you which cells lines these sinuses of the lymph node,
you will give them the answer. The sinuses of the lymph node are lined by endothelial cells and macrophages. So lymph will enter through the afferent lymph vessel into the lymph node, and it will come into the subcapsular. Sub means below, नीचे, capsule के नीचे. ये देखिए, it is written over here, subcapsular sinus. Lymph will enter through the afferent lymph vessel, and lymph will enter into the subcapsular sinus. This is the subcapsular sinus, present underneath the capsule all around. This subcapsular sinus is present all around. And from this subcapsular sinus, the lymph will enter into the trabecular sinus. This is the trabeculae, and this sinus is called the trabecular sinus, known as this trabeculae. So what is this trabeculae? It is the septa, connective tissue septa, which is arising from the capsule. See, this is the capsule, and this is the septa arising from this capsule. We have given it the name of trabeculae over here, and the sinus which is present in the trabeculae, it is called the trabecular sinus, and you can give this sinus another name. As this trabeculae is passing through the cortex of the lymph node, you can give the name to this sinus as the cortical sinus. So where lymph will enter? Into the lymph node, it will enter through the afferent lymph vessel, it will enter into the subcapsular sinus, then will enter into the trabecular or the cortical sinus. From here, it will enter into the medullary sinus. The medullary sinus is present in the medulla, and the medullary sinuses, they converge towards the efferent lymph vessel, and lymph will flow through the efferent lymph vessel and move away from the lymph node. So these are the things which we will study in detail, and next move on to the next slide. Hope you will understand all the structures present here. One thing is remaining. Here written is high endothelial venules. High endothelial venules. Look here, these are called the high endothelial venules. They are present in the paracortex of the lymph node. Why they are present in the paracortex of the lymph node? Keep this question to your mind. Now move on to next slide. So this is, you know, that it is lymph node is a oval bean shaped structure. It is covered by the capsule, 1 to 20 millimeter in size, and 400 to 450 lymph nodes are present in your body. It has convex tubule, it has hilum on one side. You know it that artery enter, vein and efferent lymph vessel will leave the hilum, and efferent lymph vessels enter the lymph node along its convex surface. There is no confusion about it because we have discussed it in the picture. Capsules send trabeculae into the lymph node, which divide and fuse with the connective tissue of the hilum. Now look here, the trabeculae, they come and they divide and they fuse with the connective tissue of the hilum over here. Lymph node has two regions, outer cortex, inner medulla. No confusion about this. This is the cortex, this is the medulla, and cortex is divided into two parts, the outer nodular cortex and the inner paracortex. Cortex is divided into two parts. It has two compartments. The superficial cortex contains the lymphatic nodule, and because of the presence of these lymphatic nodules, the superficial cortex will call the nodular cortex. The inner one, which is devoid of lymphatic nodules, which has no lymphatic nodules, it is called the deeper cortex or the paracortex. It contains loosely arranged T lymphocytes and high endothelial venules. Why it has the high endothelial venules? Anybody who can guess from this slide? Answer is written in this slide. It is very important. SCQ, give a description of the paracortex of the lymph node. So you will write down about these things. The paracortex, other name is deeper cortex. It contains the loosely arranged T lymphocytes, and it also has the high endothelial venule. Why these venules are called the high endothelial, and why they are present in the paracortex? Get the answer of these questions. The question 2A answer is that high endothelial venules, why they are present in the paracortex? They allow the T lymphocytes to enter the cortex from the blood. They attract these high endothelial venules which are present in the paracortex. They actually attract the T lymphocytes
present in the blood and let them deposit and store in the paracortex of the lymph node. Why endothelial venules present in the paracortex are called the high? Why they are called the high? Answer is here. High endothelial venules are lined by simple cuboidal epithelium. And you know what is the normal lining epithelium of the entire blood vascular system? It is the simple squamous epithelium, which you have given the name endothelium. Remember this thing from the chapter of epithelium. Simple squamous epithelium is called the endothelium when it lines the entire blood vascular system. Now here we have given these venules the name high because the simple squamous epithelium is replaced by simple cuboidal epithelium. So these are called the high endothelial venules and they are present in the paracortex because they attract the T lymphocytes present in the blood and they are coming from the thymus. Next question answer. Why paracortex is called thymus dependent area? Very important thing you should remember always. T lymphocytes after becoming immunocompetent transfer to the lymph nodes via blood circulation. So paracortex is called the thymus dependent area. So the paracortex, important thing is that it has the T lymphocytes. Number two, it has high endothelial venules. What do these high endothelial venules do? They attract the T lymphocytes. From where T lymphocytes are coming? T lymphocytes are coming from the thymus. That's why this paracortex is called the thymus dependent area. And why these venules are called the high endothelial venules? Because they are lined by simple cuboidal epithelium instead of the simple squamous epithelium. Now this is the picture. It is showing the high endothelial venules. Look here. This is the high endothelial venule and it is lined by the simple cuboidal epithelium. Cortex has sinuses. I have told you it has the subcapsular sinus underneath the capsule. It has the cortical sinus which is traveling along the trabeculae, and all the sinuses which are present in the lymph node, whether these are the subcapsular sinus, whether it is the cortical sinus, whether it is the medullary sinus, all these three sinuses are the dilated vessels and they are lined by the endothelium which is discontinuous and by the macrophages. And which two structures penetrate these sinuses? Reticular fibers and processes of the dendritic cells. Dendritic cells are not lining these sinuses. They are present in between the sinuses. They are present in between the sinuses, but they extend their cytoplasmic processes into these sinuses. So I repeat, the sinuses, whether they are present in the cortex or the medulla, in the cortex we have two sinuses, subcapsular sinus underneath the capsule and the cortical or the trabecular sinus that is present along the trabeculae. These sinus, subcapsular sinus drain its lymph into the cortical, cortical will drain into the medullary sinus. All these three sinuses, they are lined by two cells. Number one, discontinuous endothelium and macrophages, and they are penetrated by reticular fibers and processes of the dendritic cells. Dendritic cells do not line these sinuses. Sinuses are lined by two cells. Number one, endothelium. Number two, macrophages. Endothelium cells, they are discontinuous. They are present at distance from each other and their basal lamina is discontinuous. And through this discontinuity, the reticular fibers penetrate and processes of dendritic cells penetrate. So what is the role of reticular fibers? Why do they penetrate? Why the process of dendritic cell penetrate? You will get the answer later on. In the medulla, you have the medullary cords. They have the B lymphocytes and plasma cells arranged in the irregular anastomosing cords. And the medullary sinus are present in between these cords. They are the sinuses. They are lined by the same discontinuous endothelium and macrophages, and they are also penetrated by the reticular fibers and processes of the dendritic cells. And these dendritic cells separate the medullary cords. Now, what will happen? Now, go back to the picture. Efferent lymph vessels, lymph will flow into the lymph node. It will come into the subcapsular sinus. Then from the subcapsular sinus, it will come into the trabecular or the cortical sinus. From the cortical trabecular sinus, it will enter into the medullary sinus. And medullary sinus, from here, they converge and they let the lymph flow through the efferent lymph vessels.
This is how the lymph flow through the lymph node, and the valves present in the afferent and the efferent lymph vessel. They ensure the unidirectional flow of the lymph node, and all these three sinuses, the subcapsular, the trabecular, and the medullary, they are lined by two type of cell: discontinuous endothelial cell and number two macrophages. Their basal lamina is also discontinuous, and through this discontinuity, the dendritic cell, they extend their processes which penetrate into these sinuses along with the reticular fibers. Now this is the histological picture of the lymph node. This is the capsule. These are the afferent lymph vessels which penetrate the capsule at its convexity. This is the hilum of the lymph node. It contains the efferent lymph vessel along with the blood vessels and venules. This is the subcapsular sinus just underneath the capsule. This is the nodular cortex. Underneath the nodular cortex, you have the paracortex. This is the paracortex, which is thymus dependent area. In the center, you have the medulla. Medulla have the medullary cords. Medulla have the medullary cords. Again, you have shown the picture of high endothelial venule. This is the high endothelial venule. And look here. This is the connective tissue capsule. This is the nodular cortex. This is the nodular cortex, outer cortex, which has the lymphatic nodules in it. And this is the paracortex, which contain the T lymphocytes. And this is the medulla. Medulla has the medullary cords. And in between these medullary cords, medullary sinuses are present. This is the trabeculae. Trabeculae contain the trabecular sinus. And this is the subcapsular sinus. So, this picture have shown you the important feature of the lymph node. Now, how the lymph flow through the lymph node? This is the important SCQ. I have repeated it third or fourth time. The lymph enters through the afferent lymph vessel to the subcapsular sinus, portical or trabecular sinus, to the medullary sinus, and to the efferent lymph vessel. And valves, they ensure the unidirectional flow of the lymph through the lymph node, that it will always enter through the afferent and it will always then pass to the subcapsular, then to the cortical, then to the medullary, and then to the efferent. Never happen that it will enter through the efferent. So next thing is, always remember these sinuses are lined by two type of cell: macrophages and discontinuous endothelial cells. And two things penetrate these sinuses: the reticular fibers and the dendritic cells. Why lymph sinuses have macrophages? Lymph sinuses have macrophages because their basal lamina is discontinuous. The lymph has foreign bodies, bacteria, antigens, tumor cells. Macrophages do the phagocytosis and processing of those things along with the dendritic cells. Dendritic cells perform the same kind of function as the macrophages. Dendritic cell also do the phagocytosis. They process the antigen, and after processing the antigen, they present it either to the B lymphocyte or the T lymphocyte. So, why these sinuses have the macrophages? For the phagocytosis of the antigen, bacteria, viruses, tumor cells which may present in the lymph. And dendritic cells do the same thing. They do the phagocytosis of the foreign material, antigen, bacteria, viruses. They process the antigen, but they present this antigen to the B cell or the T cell. And why they are penetrated by the reticular fibers? Now try to find the answer in this slide. I will give you 10 seconds. Try to find out the answer. Why sinuses are crossed by reticular fibers? Lymph sinuses crossed by reticular fibers, they retard the free flow of the lymph. ये रोकते हैं, ये lymph को तेजी से गुजरने नहीं देते sinuses के अंदर से, ताकि lymph जो है रुक के ठहर के गुजरे, ताकि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को ज्यादा टाइम मिल सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरसेस, ट्यूमर सेल्स अगर प्रेजेंट है तो उनको पकड़ सकें, उनको एनगल्फ कर सकें, उनको प्रोसेस कर सकें. ठीक है बच्चों, तो जो आपके पास रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द फ्री फ्लो ऑफ द लिम्फ. ये चाहते हैं रेटिकुलर फाइबर्स के लिम्फ जो है साइनसेस के अंदर से स्लो गुजरे, ताकि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल के पास टाइम हो कि वो वायरसेस, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर सके और प्रोसेस कर सके. रोल ऑफ द लिम्फ नोड.
the nodes constitute a series of inline filters of lymph. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिम्फ नोड एक ऐसा फिल्टर है जो आपकी बॉडी के लिम्फ को फिल्टर कर देता है। लिम्फ के अंदर पड़े हुए जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, एंटीजेंस हैं, उनको फिल्टर करके पकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। और फिर ये एंटीजन प्रोसेस हो जाती हैं और फिर आपके पास लिम्फ नोड के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट हैं। फिर बी लिम्फोसाइट इस एंटीजन, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे प्लाज्मा सेल की मदद से, और वो एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैक करेंगी। और फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है कि मेमोरी बी सेल बनते हैं आफ्टर द डिवीजन ऑफ द बी लिम्फोसाइट। जब बी लिम्फोसाइट डिवाइड होता है तो वो दो तरह के सेल बनाता है, एक बनाता है प्लाज्मा सेल, दूसरा बनाता है मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल फ्यूचर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। मेमोरी बी सेल फ्यूचर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। जब सेम एंटीजन अटैक करेगी तो ये मेमोरी बी सेल सारे लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जा चुके होंगे थ्रू द लिम्फ, तो फिर ये पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स फटाफट शो कर देंगे। और जो बी लिम्फोसाइट है वो डिवाइड होकर दूसरा सेल जो बनाता है उसका नाम प्लाज्मा सेल होता है, और प्लाज्मा सेल हमारे पास एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट दैट फॉरेन एंटीजन, और वो फिर इसको एंटीजन को अटैक करता है और इसको ट्रीट करता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास इसी तरह फिर जो आपके पास डेंड्रिटिक सेल थे वो एंटीजन को एनगल्फ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और अगर वो बी लिम्फोसाइट्स की बजाय टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करेंगे तो टी लिम्फोसाइट आपको पता है कहाँ लिम्फ नोड में पड़े हुए हैं? शाबाश, याद करो। वेयर टी लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट द लिम्फ नोड, दे आर प्रेजेंट इन द पैराकॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड। और कहाँ से आ रहे थे? थाइमस से। और थाइमस में क्या हुआ था इनके साथ? इम्यूनो कॉम्पिटेंट हुए थे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट होने के बाद अब ये मार्क्ड हो गए हैं, अब ये एंटीजन को मार्क करके पकड़ सकते हैं। अब डेंड्रिटिक सेल जो है ये जब प्रेजेंट करेगा एंटीजन टी लिम्फोसाइट का, तो टी लिम्फोसाइट के जो टी हेल्पर सेल हैं वो इस एंटीजन को असेस करेंगे, और अगर उन्होंने इसके खिलाफ रिएक्शन शो करना होगा तो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और फिर अपना रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात है। इससे आपको पता चल गया कि लिम्फ नोड का क्या रोल है, कि ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं, उसके अंदर से फॉरेन मटेरियल को निकाल लेते हैं, और जब लिम्फ नोड के अंदर से बाहर जाता है थ्रू द इफरेंट लिम्फ वेसल टू द लिम्फेटिक सिस्टम, तो उस वक्त इस लिम्फ के अंदर क्या क्या होगा? एंटीबॉडीज होंगी, प्लाज्मा सेल्स होंगे, टी हेल्पर सेल्स होंगे जो रिएक्शन जनरेट करने को तैयार होंगे, मेमोरी बी सेल होंगे, और ये सारे मिलकर बॉडी का डिफेंस लाइन मेंटेन करेंगे। अच्छा जी, फिर लिम्फ नोड क्या करती है? डिफेंड अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे का गला खराब होता है तो उसके गले के एरिया में लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाती हैं। वो एनलार्ज किसी खुशी में नहीं होती, इस बात में होती है कि वो एनलार्ज होकर अपने सेल का नंबर इंक्रीज कर रही है ताकि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी हेल्प कर सकें। अच्छा जी, फिर ये क्या करती हैं कि ये लिम्फ नोड प्रोवाइड दी एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट। आपने पढ़ा कि लिम्फ नोड के बाद उसका कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर अंदर ही आपके पास लिम्फ एंटीजन लाएगा। उस कैप्सूल के अंदर अंदर ही क्या होगा कि वो एंटीजन मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल पिक करेंगे, और डेंड्रिटिक सेल उसको प्रोसेस, मैक्रोफेज डायरेक्टली उसको मारने की कोशिश करेंगे, एंटीजन उसको प्रोसेस करेगा, और मैक्रोफेज से भी अगर वो खत्म नहीं होगी तो वो प्रेजेंट करेंगे टू बी एंड टी लिम्फोसाइट। फिर बी और टी लिम्फोसाइट्स के खिलाफ रिएक्शन करेंगे, फिर यही मटेरियल सारा लिम्फ के जरिए दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा, फिर सारे लिम्फोइड ऑर्गन मिलकर ये इम्यून रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द एंटीजन प्रेजेंटेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कहाँ से आए आप याद करो, जब एंटीजन बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट हुई, बी लिम्फोसाइट माइटोटिकली डिवाइड हुए, उन्होंने दो तरह के सेल बनाए, एक है मेमोरी बी सेल, दूसरा है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट दैट एंटीजन, और मेमोरी बी सेल फ्यूचर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो गया। बिफोर मर्जिंग विद द ब्लड स्ट्रीम, all lymph is filtered and has antibodies added by at least one lymph node। लो जी, ये था सारा रोल लिम्फ नोड का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फंक्शन एंड रोल ऑफ लिम्फ नोड इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब आप इम्यून का लफ्ज लगा दो, तो आपने वही जो फिल्टर लिम्फ का था आपने उसको इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर का नाम दे दिया। लिम्फ नोड्स आर द इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स ऑफ द लिम्फ and remove bacteria and other foreign materials from the lymph।
और आपके पास फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये एंटीजन को पिक करेंगे फ्रॉम द साइनसेस व्हेन लिम्फ इज मूविंग थ्रू दो साइनसेस और प्रेजेंट कर देंगे बी या टी लिम्फोसाइट को, और फिर ये अपना एक्शन जनरेट कर देंगे। सो बच्चों, इस तरह से लिम्फ नोड को हम सम अप करते हैं कि लिम्फ नोड के सेलिएंट फीचर क्या हैं। इट हैज बोथ द lymph vessels, the afferent and the efferent, both afferent and efferent they have the valves. It has the capsule, it has the cortex, it has the medulla. Cortex is divided into two parts, the outer nodular and the inner paracortex. The nodular cortex has the B lymphocyte, paracortex has the T lymphocyte, and medulla has the medullary cords, which again has the B lymphocyte. It has the sinuses, subcapsular sinus, trabecular sinus. Are like जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्स पैचेस। अब पार्स पैचेस के अंदर क्या है कि ये एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल है। अब आपको मैंने लिम्फ नोड में बताया कि लिम्फेटिक नोड्यूल में कौन से सेल्स होती हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। आपको याद है, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब लिम्फेटिक नोड्यूल आपकी बॉडी का जो लेमिना प्रोप्रिया होते हैं एपिथेलियम के नीचे, उसमें थोड़े थोड़े फासले पे पड़े होते हैं टू गिव यू द इम्यूनिटी एंड टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। अब आपकी बॉडी में जहाँ पर लिम्फेटिक नोड्यूल की एग्रीगेशन हो रही है लेमिना प्रोप्रिया में, आइलियम के अंदर, क्योंकि ये एक एग्रीगेशन है, बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्यूल इकट्ठे हो गए हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया पार्स पैचेस का। इन पार्स पैचेस का कोई कैप्सूल नहीं होता, they are devoid of capsule, they do not have the capsule, they do not have the capsule। और इन पार्स पैचेस के ऊपर वही एपिथेलियम होती है जो एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। वो कौन सी होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम। और जहां पर ये पार्स पैचेस होती है, वहां पे इस सिंपल कलमनर एपिथेलियम में एक और सेल आ जाता है जिसका नाम है एम सेल। ये एम सेल एंटीजन पकड़ पकड़ के इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स को देता रहता है। तो पार्स पैचेस कोई रॉकेट साइन नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। पार्स पैचेस क्या है? दीज आर दी एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहाँ पर पड़े होते हैं? लिम्फेटिक नोड्यूल्स आइलियम के लेमिना प्रोप्रिया में पड़े होती हैं। और कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल कलमनर। और इस एपिथेलियम में एक सेल और कौन सा है? एम सेल। और इसका कोई कैप्सूल नहीं है। पार्स पैचेस डू नॉट हैव एनी कैप्सूल। ये देखिए बेटा, Pars patches diffuse mold extended from the opharynx along the entire gastrointestinal tract। यानी कि सारे का सारा जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो माउथ से लेकर फेरेंक्स से लेकर इसोफेगस से लेकर आपकी एनल कैनाल तक है, उसके लेमिना प्रोप्रिया पे जगह जगह पर ये लिम्फेटिक नोड्यूल है। इसको माल्ट कहते हैं। इसका मतलब है मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फा टिश्यू का मतलब ये है कि मिकोजा में पड़ा हुआ है।
क्या एपिथेलियम, और एपिथेलियम के नीचे पड़ा हुआ लेमिना प्रोप्रिया। उस लेमिना प्रोप्रिया के अंदर ये लिम्फेटिक नोड्यूल होती हैं, लेकिन इनकी एग्रीगेशन कहाँ में मिलेगी? आइलियम में, और वहां पे इसको हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पैचेस। इसका कोई कैप्सूल नहीं है पार्ट्स पैचेस का। और एपिथेलियम कौन सी है ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद एम सेल्स। सो एम सेल्स एंटीजन पकड़ने वाले सेल हैं, और ये एंटीजन पकड़ पकड़ के नीचे पड़े हुए पार्ट्स पैचेस को देंगे। और पार्ट्स पैचेस क्या है? एग्रीगेशन, यानी बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्यूल एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने एक ढेर लगा लिया है इकट्ठे होके, उसको कहेंगे पार्ट्स पैचेस। और ये लिम्फेटिक नोड्यूल क्या करेंगे? फिर इस एंटीजन को प्रोसेस करेंगे। तो पार्ट्स पैचेस का कोई कैप्सूल नहीं है, पहली बात। इनके ऊपर एपिथेलियम कौन सी है? सिंपल कलमर एपिथेलियम विद एम सेल। और ये कहाँ पड़े हुए हैं? आइलियम में। ये तीन बातें आपने पक्की पक्की याद करनी है। पार्ट्स पैचेस क्या है? एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल। कहाँ पड़े हुए हैं? आइलियम में। और इसके ऊपर एपिथेलियम कौन सी है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद एम सेल। एम सेल क्या करते हैं? एंटीजन पकड़ने वाले सेल हैं। और इसका कोई कैप्सूल नहीं है। चलो बच्चों, अब हम मूव ऑन करते हैं टू द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है? दीज आर द मेसेज ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। अब मैसेज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू का क्या मतलब है? कि इनके अंदर भी एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल होगा, लेकिन इनकी जगह आइलियम नहीं है, और इनका पार्शियल कैप्सूल भी होता है, इसलिए इनको नाम दे दिएगा टॉन्सिल का। अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा पार्ट्स पैचेस और टॉन्सिल में क्या फर्क है, तो आप बताओगे कि टॉन्सिल का बेस के ऊपर इनकम्प्लीट कैप्सूल होता है, जबकि पार्ट्स पैचेस का कोई कैप्सूल नहीं होता, ना बेस की तरफ, ना दाएं ना बाएं ना ऊपर। और फिर एपिथेलियम का फर्क है, फिर लोकेशन का फर्क है। पार्ट्स पैचेस एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल है और आइलियम में पड़ा हुआ है। आइलियम में पड़ा हुआ है, क्योंकि आइलियम में क्यों पड़ा हुआ है इतने सारे लिम्फेटिक नोड्यूल? क्योंकि आपकी फूड का मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब होता है थ्रू दी आइलियम। तो आप खाना खाते हुए हाथ को ही धोते हो? पिज्जा खाना है, बाहर से चाट खानी है, बहुत सारी एंटीजन अपने अंदर लेके जानी है, तो जब फूड ने एब्जॉर्ब होना है तो उसने फिर उन एंटीजन्स को भी तो डील करना है ना, इसलिए आइलियम में पड़े होते हैं। अब टॉन्सिल क्या है? इट इज अगेन द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लेकिन इसका कैप्सूल है बेस की तरफ। Tonsils do not have the complete capsule. The capsule is present on the basal side and they are present. अब लोकेशन का फर्क है। These lymphatic nodules or tonsils are present around the entrance into the oropharynx. ओरोफेरेंक्स की जो एंट्रेंस है वहां पर ये एक दायरे की शक्ल में पड़े होते हैं, इसको कहते हैं वॉल डायर्स रिंग। अब इसमें आपके पास टोटल 4 नंबर है। इनमें एक है पेलेटाइन टॉन्सिल जो कि पेयर्ड है, यानी दो हैं। आप अगर अपना शीशे में एग्जामिन करो तो आपके मुंह के अंदर एक फोल्ड होती है, उसके अंदर ये पड़े होते हैं। फिर आपके पास एक सिंगल फ्रिंजियल टॉन्सिल है और एक सिंगल लिंगुअल टॉन्सिल है। आपको मैं रिपीट करती हूँ, पार्ट्स पैचेस का कोई कैप्सूल नहीं होता, जबकि टॉन्सिल्स का कैप्सूल उसके बेस की तरफ पड़ा होता है, इनकम्प्लीट कैप्सूल होता है। पार्ट्स पैचेस की एक फैटी नोड्यूल है।
जी 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 अब चेक अब चेक करें, मेरी आवाज आ रही है? और चेक कर दे जरा, मेरा कनेक्शन चेक कर दें। यहाँ से थ्रू हो गया है ये M19। जी M19 इन्होंने 2 दफा मुझे डिस्कनेक्ट किया, लेकिन ऐसा ना करें, ठीक है? अच्छा अच्छा चले ठीक है, ओके। अच्छा जी ठीक है, चले मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। थैंक यू। जी बच्चों, हम थे टॉन्सिल के ऊपर। and are pressed into the oropharynx. This is called the Waldeyr's ring. इसमें 3 तरह के टॉन्सिल पार्टिसिपेट करेंगे, पैलेटाइन, फ्रेंचियल एंड लिंगुअल। और पैलेटाइन जो है ये है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टॉन्सिल्स क्या है? दे हैव द इनकम्प्लीट कैप्सूल, और नीचे बेस की तरफ कैप्सूल होगा, जबकि ऊपर की तरफ जो फ्री सरफेस है इट इज कवर्ड बाय द म्यूकोजल एपिथेलियम। यानी ये टॉन्सिल, कोई भी टॉन्सिल जिस जगह पर भी पड़ा होगा, जो टॉन्सिल है जिस जगह पर भी पड़ा होगा उसके बेस के ऊपर इनकम्प्लीट कैप्सूल होगा, और जो उसकी ऊपर वाली तरफ होगी वो जिस जगह पर पड़ा होगा उस जगह की एपिथेलियम ले लेगा। जैसे कि पैलेटाइन टॉन्सल ओरल कैविटी में पड़ा है, और ओरल कैविटी की एपिथेलियम हमेशा 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 कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो पैलेटाइन के ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनस एपिथेलियम होगी। लिंगुअल टॉन्सल भी ओरल कैविटी में होता है, तो उसकी के अंदर सिर्फ इफरेंट लिप वेसल है। दे डू नॉट हैव द एफरेंट लिप वेसल एंड दे अंडरगो इन्वोल्यूशन। इंटरनेट का कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। जी बच्चों, तो टॉन्सल्स दे अंडरगो द इन्वोल्यूशन। जी, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टॉन्सल्स क्या है? दे ऑन द बेसल साइड दे हैव द इनकम्प्लीट कैप्सूल एंड ऑन द फ्री सरफेस दे आर कवर्ड बाय द एपिथेलियम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखनी है। टॉन्सल्स का कैप्सूल इनकम्प्लीट है और बेस की तरफ है, और उनके फ्री सरफेस के ऊपर एपिथेलियम है। इनके अंदर सिर्फ इफरेंट लिप वेसल हैं, और प्यूबर्टी के बाद ये इन्वोल्यूशन इनकी हो जाती है, यानी कि ये इनका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि इनका काम अब इतना नहीं रह गया होता। ये देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लेटाइन टॉन्सल। देयर इज द एग्रीगेशन ऑफ द lymphatic nodule. These are the lymphatic nodule and they are covered by the stratified squamous non-keratinized epithelium, and this epithelium invaginate. Can you see the invagination of this epithelium? This epithelium invaginate to form the crypts. This structure is called the crypt. This is called the tonsillar crypt. I will tell you why you have the tonsillitis frequently and do not have the infection in the lingual tonsil. In this picture, you just focus on 2 things. Number 1, the tonsils are the aggregation of the lymphatic nodules. And number 2, they are covered by the stratified squamous non-keratinized epithelium in epithelium to form the crypts. In the crypts, no gland which can open its ducts into the base of these crypts to wash these crypts. But in the lingual tonsil, on the basis of the crypts, have the glands, and those glands release the secretions which continuously washing the crypts in case of lingual tonsil. So you never have the infection of lingual tonsil, but you frequently have the infection of the no, the patent tonsil बहुत important. They are covered by
squamous non-chitinous epithelium. Surface epithelium invaginate to form the crypts, and capsule is incomplete. And these crypts often become infected. Why? Because there is no gland which releases its secretion to wash the bases of these crypts, and crypts become infected due to the accumulation of the cellular debris, the food particles, and the inflammation of this tonsil is called the tonsillitis, and removal of these inflamed tonsil is called the tonsillectomy. Ectomy का मतलब है removal, itis का मतलब है inflammation. So when there is inflammation, it is a tonsillitis, and when removal of tonsil will take place, it is called the tonsillectomy. So often, most often, the tonsil which will become infected are the palatine tonsil. Pharyngeal tonsils and lingual tonsils. Pharyngeal tonsil is covered by the pseudo-stratified slated columnar epithelium with patches of the stratified squamous non-chitinous epithelium, and lingual tonsil is by the stratified squamous non-chitinous epithelium. Epithelium is very important MCQ. Mostly one of this is given to you to answer. What is the epithelium present on the free surface of pharyngeal tonsil? या ये इस तरह से पूछा जाएगा कि name the structure present at the root of the tongue, and it is covered by the stratified squamous non-chitinous epithelium, and this is the lingual tonsil. Lingual tonsil surface epithelium invaginate to form the crypts, while the surface epithelium of the pharyngeal tonsil, when it will invaginate, it will form the pleats. You will call them the pleats, and the inflammation of the pharyngeal tonsil is called the adenoids. Inflammation of the pharyngeal tonsil is called the adenoids, and the surface epithelium when invaginate form the pleats. So when surface epithelium invaginate, in case of palatine and lingual tonsil, it form the crypts, but when it will invaginate in case of pharyngeal tonsil, it will form the pleat. And inflammation of the palatine tonsil is called the tonsillitis, while pharyngeal tonsil inflammation is called the adenoids. So these are the differences. You must note the differences between the palatine tonsil, pharyngeal tonsil, and lingual tonsil. This is the question which is most frequently asked. Get few minutes and note the differences between the palatine tonsil, pharyngeal tonsil, and lingual tonsil. First, you have to write down the location. Palatine tonsil is present in the oropharynx. Pharyngeal tonsil, posterior wall of the nasopharynx, and lingual tonsil is present at the root of the tongue. Then you have the epithelium. Their epithelium is very important. Important MCQ. And they will ask sometime what is crypt. Crypt is formed by the invagination of the surface epithelium. So Abdullah, you have noted them down. You have noted them down to everyone. Abdullah, आपने सब बच्चों के लिए note कर लिया है. So these differences are very important. So this is the today's lecture. So go back to your today's learning objectives. If you have any query, any problem regarding this lecture, kindly let me know, and kindly let me know about the today's lecture. How did you find this lecture? So learning objectives were elaborate the histological feature of lymph node. Now you are much familiar with the histological features of lymph node and its role in the immune response, how it will filter the lymph. And you know what are pyrospect is. These are the aggregation of the lymphatic nodules without capsule, and they are covered by the simple columnar epithelium and have the M cells. And then you have the comparison of the tonsils. अब बच्चों, आपको इस लेक्चर में अगर कोई भी मसला पेश आया है तो आप मेरे साथ शेयर करो और अपना रिस्पांस मुझे दो, और नेक्स्ट टाइम हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे. उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा. मुझे अपना फीडबैक आप दें और मुझे बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है.
और आपको अगर कोई मसला पेश आया है तो वो बताएं। एक तो मुझे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि योर वॉइस इज ड्रॉपिंग। तो बेटा वॉइस तो माइक मेरा तो शो कर रहा है कि वो अनम्यूट है, और आवाज का जो सिग्नल है वो भी बिल्कुल सही मेरी तरफ से तो आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि वॉइस जो है किस हद तक आपको वो ऑडिबल नहीं रही है। और बाकी आप लेक्चर के कंटेंट और लेक्चर का जो टीचिंग है उसके बारे में शेयर करें। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये आज का लेक्चर था, और लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। लास्ट पे आप एक स्लाइड देखिए। लिम्फोमा, लिम्फोमा क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसिंग अ मैलिग्नेंट लिम्फोमा। न्यूप्लास्टिक का मतलब है कैंसरस सेल है, और वो कैंसरस सेल हैं, वो ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि अब उनमें म्यूटेशन हो गई है और उनमें न्यूप्लास्टिक चेंजेस आ गई हैं। तो जब ऐसी ग्रोथ पूरी की पूरी लिम्फ नोड के आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे और वो सारे के सारा लिम्फ नोड ऐसे न्यूप्लास्टिक सेल के साथ भर जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। उस कंडीशन को हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है बच्चों, और अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को, और एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर इंशाल्लाह लेंगे। और बेटा आपने अच्छा, आपको टॉन्सिल और पार्स पैचेस वाले टॉपिक में ड्रॉप हुई थी, तो ठीक है बेटा, मैं ये याद रखूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टॉन्सिल और पार्स पैचेस का एक ओवरव्यू दे दूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, खुदा हाफिज।